हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टॉपर्स टारगेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। तो एज वी ऑल नो कि हम पीवाईक्यू क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम एनवीएस टीजीटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप इस क्लास को एंड तक देखेंगे, ये क्लास आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है दैट इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, कि इनमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो जो पहला ऑप्शन है वो है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फेरस सल्फेट। तो जो एक्वस सॉल्यूशन होता है फेरस सल्फेट का FeSO4, तो ये कौन सा मिक्सचर होता है, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। बात करें एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल एंड कार्बन, दैट इज ऑल्सो होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ homogeneous mixture of metal and known matter। थर्ड ऑप्शन है अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सोडियम क्लोराइड पाउडर। तो ये कैसा है, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर, दैट इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस। ये भी कौन सा है, दैट इज होमोजीनियस, दैट इज होमोजीनियस। तो पूछा कौन सा था, हेट्रोजीनियस। तो उसके अकॉर्डिंग जो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो when two or more substance is present in any proportion, कि जब दो या उससे ज्यादा सब्सटेंस किसी भी प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होते हैं उसे हम कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर दो तरीके का होता है, एक होता है होमोजीनियस और दूसरा होता है हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब होता है, होमो मतलब सेम, और हेट्रो मतलब, होमो मतलब सेम और हेट्रो मतलब डिफरेंट। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की। अ मिक्सचर इज सेड टू बी हेट्रोजीनियस इफ द कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंस थ्रू आउट इज नॉट यूनिफॉर्म, जिसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, बट होमोजीनियस के केस में जो कंपोजिशन होता है वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म होता है। तो बात करें अगर हेट्रोजीनियस की, तो इसमें दो या उससे ज्यादा फेसेस होते हैं, बट होमोजीनियस में सिर्फ एक ही फेस होता है। तो जो कंपोनेंट होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर के वो विजिबल होते हैं, नेक्ड आई से हम उन्हें देख सकते हैं और इवन माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी हम देख सकते हैं। वहीं अगर होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो उन्हें हम अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। एक बार डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में। तो होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस मिक्सचर जिसका कॉम्पोजिशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है, बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर का जो कॉम्पोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। मतलब इसमें जो होंगे, इसमें दो या उससे ज्यादा फेज होंगे, बट इसमें सिर्फ एक ही फेस होता है। ठीक है, इसे हम सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकली, बट इसे हम फिजिकली क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, होमो का मतलब सेम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। अगर एग्जांपल की बात करें, अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। बट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, तो ये किसका एग्जांपल है, ये है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। आई थिंक इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, कि इनमें से कौन सा सेट है दैट इज अ, जो कि क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो, जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, सेम हो। इज दैट क्लियर? तो बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, तो लिथियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3, और सोडियम में कितने हैं, 11। तो इस इन दोनों के तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। अगर बात करें सेकेंड ऑप्शन की, तो सल्फर में कितने होते हैं, सल्फर में होते हैं 16। सल्फर में कितने होते हैं, 16। अब इस पे कितना चार्ज है, -2, तो टोटल कितना होगा, ये होगा 18। ठीक है, वहीं क्लोरीन के कितने होते हैं, 17। इसके पास -1 चार्ज है, तो +1, ये भी कितने हो गए, 18। और आर्गन Ar, इसके पास कितने होता है, दैट इज 18। तो ये स्पीसीज ऐसी है, ये सेट ऐसा है जो क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तीनों के सेम है। इज दैट क्लियर? कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कि इसमें सही स्टेटमेंट कौन सी है। तो पहला है इन एन आयन, कि आयन के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो सेम होते हैं, तो ऐसा नहीं है। इन एन आयन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन सेम होते हैं, ये भी नहीं है। आयंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन कभी भी इक्वल नहीं होते, कैन नेवर बी इक्वल। तो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि पूछा था कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है,
बात करें आयन, एक ऐसा एटम और मॉलिक्यूल्स जिसके पास क्या होता है विद नेट इलेक्ट्रिकल चार्ज, या सिंपल इट इज अ इलेक्ट्रिकल चार्ज एटम और मॉलिक्यूल जो कैसे फॉर्म होता है, या तो इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, उसकी हेल्प से क्या फॉर्म होता है, एक आयन फॉर्म होता है। ठीक है, आयंस दो टाइप्स के होते हैं, ये हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में डिस्कस भी किया था। तो जो आयंस है वो दो टाइप्स के होते हैं, केटायन और एनायन। ठीक है, जो केटायन है उनके पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, और एनायन है उनके पास कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं उनके पास कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करते हैं उनके पास कौन सा चार्ज आता है, वो नेगेटिव चार्ज आता है। इज दैट क्लियर? तो ये जो चार्ज होता है ये किसके वजह से होता है, ड्यू टू द एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव पार्टिकल इन द एटम। तो जब आयन फॉर्म होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज नहीं होते हैं। इज दैट क्लियर? तो आयन फॉर्म कैसे होता है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसे कहते हैं दैट इज कीटायन। ठीक है, दैट इज कीटायन, की व्हेन आयन फॉर्म बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन उसे कहते हैं कीटायन। कीटायन मतलब लॉस हुआ तो कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आयन फॉर्म हुआ बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज negative charge. Is that clear? So an ion is an atom or molecule that has a different number of electron than proton. Is that clear? Move करते हैं next question पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यू हैव 4 क्लोज कंटेनर, आपके पास 4 क्लोज कंटेनर हैं ए बी सी डी जो कंटेन कर रहे हैं CH4, मीथेन, N2, H2 एंड CO2 रेस्पेक्टिवली। इफ द मास ऑफ द गैस इन ईच कंटेनर, जो मास है हर एक कंटेनर का वो है 10 ग्राम। पूछा है कि इनमें से कौन सा, विच वन ऑफ द 4 कंटेनर वुड हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, कि इनमें से कौन से कंटेनर में जो मैक्सिमम नंबर होंगे किसके, गैस के मॉलिक्यूल्स के, मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस। तो एज वी ऑल नो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम एक एक करके निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम किसका निकालेंगे, सबसे पहले करेंगे बात किसकी, मीथेन की, दैट इज CH4। तो जो गिवन मास है, जो गिवन मास है वो कितना है, वो है आपका 10 ग्राम। मोलर मास कितना है मीथेन का, ठीक है, जो गिवन मास है दैट इज 10 ग्राम। अगर बात करें मोलर मास की तो वो है 16 ग्राम पर मोल। इज दैट क्लियर? गिवन मास है 10 ग्राम, मोलर मास है 16 ग्राम पर मोल। अब निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, गिवन मास अपॉन मोलर मास into Na, that is एवोगेड्रो नंबर, और जिसकी वैल्यू होती है 6.022 into 10 to power 23। इज दैट क्लियर? 6.022 into 10 to power 23। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए गिवन मास है 10, मोलर मास कितना है 16, इनटू वैल्यू पुट करेंगे एवोगेड्रो नंबर की, दैट इज 6.022 into 10 to power 23। इज दैट क्लियर? तो अगर इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो कैलकुलेट करके इसका आंसर आएगा वो आएगा 0.625 Na। तो कितना आ गया 0.625। अभी हमने किसका निकाला, अभी हमने निकाला है मीथेन का। उसके बाद जो हम फाइंड आउट करेंगे वो किसका करेंगे, वो हम करेंगे N2 का। इज दैट क्लियर? जो हम करेंगे किसका करेंगे, N2 का। तो N2 का वही सिंपल फॉर्मूला सेम ही है, गिवन मास 10, N2 का मोलर मास 14 इंटू वैल्यू 6.022 इंटू 10 to power 23। तो इसकी जब कैलकुलेट करेंगे 10/14, तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 0.375, दैट इज 0.375। ये किसका निकालना, N2 का। अब निकालो किसका, H2 का। ठीक है, सेम H2 का भी ये कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सिंपल गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। ठीक है, गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू Na। तो वैल्यू पुट कर देंगे, सिंपल जो गिवन मास है दैट इज 10, मोलर मास कितना होगा हाइड्रोजन का 2, 10/2 इंटू Na, ये आ जाएगा 5Na। ठीक है, कितना आ गया 5Na। तो बचा कौन सा, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। लास्ट कौन सा बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड का निकालने के लिए सेम उसका मोलर मास कितना होगा, ये इसका मोलर मास होता है 44। ठीक है, तो वही 10/44 इंटू Na। तो इसे कैलकुलेट करके जो आएगा वो आएगा 0.227 Na। अब पूछा था कि कौन से कंटेनर में, तो कौन से कंटेनर में, ये होंगे आपके दैट इज H2 यानी कि 5Na। तो ये था आपका मीथेन A।
ठीक है। उसके बाद हमने निकाला था किसका, N2 का, दैट इज B। उसके बाद जो H2 है दैट इज C, और ये कौन सा था, कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज D। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज C, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मास। पूछा है कि इनमें से सबसे ज्यादा हाईएस्ट मास किसका होगा। तो हाईएस्ट मास निकालने के लिए जो पहला ऑप्शन है वो है 10 मोल्स ऑफ H2O। हमें निकालना है इसमें हाईएस्ट मास, तो कैसे निकालेंगे, तो मास इज इक्वल्स टू मोल्स इनटू मोलर मास। ठीक है, मोल्स इनटू मोलर मास। मोल्स कितने गिवन है, फर्स्ट में 10, हर किसी का निकाल के देखना पड़ेगा, और H2O का मोलर मास होता है 18, तो ये आ गया 180। ये कितना आ गया, दैट इज 180। इज दैट क्लियर, ये कितना आ गया, ये आ गया 180 ग्राम। वहीं अगर हमें सेकंड का निकालना हो, इसमें भी 0.5। अगर बात करें C12H22O11, इसका जो मोलर मास होगा C12H22O11 का होगा दैट इज 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, और इसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी दैट इज 171 ग्राम, दैट इज 171 ग्राम। ठीक है, तो जो पहले की आई, फर्स्ट वाले की आई दैट इज 180 ग्राम, सेकंड की आई 170 ग्राम। अब निकालिए 2.0 मोल ऑफ CaCO3। उस केस में आपको इसका मोलर मास पता होना चाहिए, निकाल लेना CaCO3। तो ये हो जाएगा आपका, इसका मोलर मास होगा दैट इज 100, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 2, 100 इंटू 0.2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू आएगी इसकी दैट इज 200 ग्राम, 200 ग्राम। और आफ्टर दैट लास्ट वाले का निकालना होगा 4। अभी हमने कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास देखा था जो कि था दैट इज 44। अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, तो जो उसका मोलर मास था दैट इज 44। तो ये हो जाएगा 44 इंटू 4.0। ठीक है, 4 जा, इसे कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी दैट इज 4 जा 16, 16 और 170, दैट इज 176 ग्राम। ठीक है, तो अब इसमें जो हाईएस्ट मास है वो किसका है, वो है 200 ग्राम, दैट इज 2.0 मोल्स ऑफ CaCO3। तो इस केस में जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट का ये था, सेकंड का ये था, और थर्ड का 200 ग्राम। तो हाईएस्ट मास किसका है, वो है आपका थर्ड ऑप्शन। तो कैसे निकाल लोगे हाईएस्ट मास, मोल्स इनटू मोलर मास, और आई थिंक मोलर मास आप सबको फाइंड आउट करना आता होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है विद रिगार्ड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट गलत है। तो पहला है, एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सॉल्टी होते हैं। और एज वी ऑल नो कि एसिड कौन से सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं, और यही स्टेटमेंट गलत है। बाकी भी एक बार चेक कर लेते हैं। दूसरा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग एसिड। यस, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। थर्ड है, स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट वेरी रैपिडली विद अदर सब्सटेंस। यस, जैसे मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये भी सही है, या मोर देन वन ऑफ द अबव। तो इसका जो पूछा था कि इनमें से कौन सी रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले एक बार इसकी एक्सप्लेनेशन है। तो एसिड जो भी हमने देखा था कि टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, स्टोर इन टेस्ट, जिनकी पीएच वैल्यू क्या होती है, 7 से कम होती है, और पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ही सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होगा। ये हमने एसिड बेस और सॉल्ट में डिस्कस किया था। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होते हैं, ऐसे एसिड जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं मोर H पॉजिटिव आयंस देन वीक एसिड, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ये सारे क्या हैं, ये सारे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और मिनरल एसिड्स और इनऑर्गेनिक एसिड्स आर डेराइव फ्रॉम वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, ये डेराइव कहाँ से होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम वन और मोर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो एसिड्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो टेस्ट में कैसे होते हैं, सोर होते हैं। इज दैट क्लियर। और एसिड टेस्ट सोर क्योंकि बिकॉज ऑफ देयर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन व्हाइल टेस्टिंग दैट टर्न गेन आयन and it's registered the flavor as sour। ठीक है, एसिडिटी को हम मेजर करते हैं बाय द पीएच लेवल ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अभी बताया था जितनी पीएच वैल्यू कम उतना ही सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक। लोअर द सॉल्यूशन और कंपाउंड ऑन पीएच स्केल द सोर इट इज ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सोल्डर। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सोल्डर के रिगार्डिंग सही है।
तो पहला है इट इज एन एलॉय ऑफ लेड एंड टिन, बात तो सही है। इट इज यूज्ड इन मेकिंग यूटेंसिल, तो हम इसे यूटेंसिल्स बनाने के लिए यूज नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये भी सही है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सी इज एडेड टू मेक इट हार्ड, तो ये हो गया गलत। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका वो होगा ए एंड सी। तो जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी। एलॉय एक मेटेलिक सब्सटेंस है एज वी ऑल नो, जो किससे मिलकर बना होता है, दो या उससे ज्यादा एलिमेंट्स। इज दैट क्लियर? तो सोल्डर इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक्स, हीटिंग्स, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिकल, फायर स्प्रिंग, इन सब में ये यूज होता है। ठीक है, तो सोल्डर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। इट इज यूज फॉर जॉइनिंग पीसेज ऑफ मेटल के लिए यूज किया जाता है। और ये क्या कंटेन करता है, 50% लेड और 50% टिन। और जो सोल्डर है वो सुटेबल होता है वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर, बिकॉज उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो उसके अकॉर्डिंग जो ए और सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है कंसीडर द फॉलोइंग 4 एलिमेंट। ये 4 एलिमेंट गिवन है, इनका एटॉमिक नंबर गिवन है। ठीक है, बताना है कि किनकी वैलेंसी सेम होगी। तो जो पहला है ए, उसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 9। तो 2 और 7, 7 और 2 कितने हो गए, 7, 8, 9। ठीक है, तो इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी वैलेंसी हो गई 1। अगर वही बात करें बी की, तो जो एटॉमिक नंबर है 11, तो ये हो जाएगी 2, 8, 1। इसके आउटर मोस्ट में इसकी वैलेंसी भी कितनी हो गई, 1। उसके बाद है सी, जिसके आउटर मोस्ट, जिसका जो एटॉमिक नंबर गिवन है वो है 12। तो 2, 8, 9, 10 और 2, 12। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। उसके बाद है डी 13। तो 2, 8, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 3। तो इस केस में जो वैलेंसी सेम है, इस केस में जो वैलेंसी सेम है वो किस किस की है, वो है ए और बी की। ठीक है, इस केस में जो वैलेंसी सेम है वो किस किस की है, वो है ए और बी की। दोनों की वैलेंसी क्या है, 1 है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट एक्स इज 18। कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट x is 18। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन इट्स न्यूक्लियस, इन इट्स न्यूक्लियस दैट इज 20। अब करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बताना है ऑफ एलिमेंट x इज। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने हैं, 18, और न्यूट्रॉन कितने हैं, 20। एज वी ऑल नो कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल एटम के केस में कितने होते हैं, दैट इज 18। ये ध्यान रखना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम दैट इज 18। तो अब हमें निकालना क्या है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन बतानी है। क्या बतानी है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। तो मास नंबर निकालेंगे। मास नंबर निकालने के लिए क्या करना होता है, मास नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अभी बताया एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर कितना गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट दैट इज 18। तो कितना हो गया, 18। और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, कितने गिवन, दैट इज 20। 18 और 20 कितना हो जाएगा, दैट इज 38। कितना हो जाएगा, दैट इज 38। ठीक है, तो इस केस में जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगी, तो एटॉमिक नंबर दैट इज 18 और जो आपका मास नंबर आएगा दैट इज 38। तो किस में है, सेकेंड ऑप्शन में है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट गिवन है। पहला है साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, तो दैट इज इनकरेक्ट। गोल्जी apparatus इज इन्वॉल्व विद द फॉर्मेशन ऑफ लाइजोसोम। यस, जो गोल्जी apparatus होता है वो किस में इन्वॉल्व होता है, लाइजोसोम के फॉर्मेशन में। ये तो बात सही है। थर्ड है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लास्टिड हैव डीएनए। ये बात सही है। हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। तो ये खुद के स्ट्रक्चरल प्रोटीन नहीं बनाते हैं। तो ये हो गया इनकरेक्ट। Mitochondria are said to be the powerhouse of the cell as ATP is generated in them. जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है that is also known as powerhouse of cell as ATP is generated in them. तो बात तो सही है। तो जो B और D ऑप्शन है, तो फोर्थ ऑप्शन होगा that is the correct answer. Question number 11 है cell organelle that have their own DNA and ribosomes are.
ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो किसके पास होता है? माइटोकॉन्ड्रियन क्लास के राइबोसोम। राइबोसोम प्रोटीन, क्या फंक्शन होता है राइबोसोम का? ये क्या करते हैं? प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। इन्हें हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल के नाम से भी जानते हैं। प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ सेल, हमने सेल चैप्टर इन डिटेल किया था जब ईएमआरएस की क्लास स्टार्ट की थी, तो आप वहां जाकर भी ये चैप्टर देख सकते हैं। कंप्लीट डिटेल में इसके एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो जो पहला ऑप्शन था गोल्जी अपैरेटस एंड लाइसोसोम, इनकरेक्ट। आंसर इज माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर की माइटोकॉन्ड्रियन प्लास्टिड ऐसे सेल ऑर्गेनल है जिनके पास खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है द प्रोटीन एंड लिपिड, द प्रोटीन एंड लिपिड जो असेंशियल होते हैं फॉर बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन आर मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो वो किसके थ्रू मैन्युफैक्चर होते हैं? वो होते हैं RER। व्हाट इज RER? दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो माइटोकॉन्ड्रिया इनकरेक्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनकरेक्ट, गोल्जी अपैरेटस इनकरेक्ट, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द करेक्ट आंसर। जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट। बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक पार्ट है किसका? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का। अब बात करें किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम की राइबोसोम्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, उसके बेसिस पे हम उसे दो पार्ट में कैटेगराइज करते हैं। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर राइबोसोम अटैच है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, अगर इफ राइबोसोम्स आर अटैच टू द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर कोई राइबोसोम नहीं है तो उसे हम कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दैट क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टिश्यू। तो पहला है एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू नहीं होता, ये कैसे होते हैं? ये होते हैं मेरिस्टेमेटिक। तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। ठीक है, कोलन कैमेटस टिश्यू आर इरेगुलरली थिकन टू एट द कॉर्नर, ये सही है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन इट्स अर्ली स्टेज लाइक वैक्यूल, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं अर्ली स्टेज में वैक्यूल्स को लाइक कर देते हैं, ये भी सही है। पेरेंट कैमेटस टिश्यूज हैव इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये भी सही है। तो BCD जो फोर्थ ऑप्शन होगा आपका दैट इज द करेक्ट आंसर। BCD जो तीनों ऑप्शन है आपके दैट इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 है इन एन एक्सपेरिमेंट, एक एक्सपेरिमेंट ने स्टूडेंट ने रिमूव करा शुगर केन की टिप को। ठीक है, इन एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट रिमूव द टिप ऑफ अ शुगर केन प्लांट। इट वाज ऑब्जर्व, वो ऑब्जर्व करता है कि दैट द प्लांट इज स्टिल ग्रोइंग इन लेंथ, की लेंथ के बेसिस पे जो प्लांट है वो अभी भी क्या कर रहा है? ग्रो कर रहा है। इट मे बी, वो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। क्या प्रेजेंट है? इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला एपिकल मेरिस्टम इनकरेक्ट, कैम्बियम इनकरेक्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टम इज द करेक्ट आंसर। जो थर्ड ऑप्शन हो गया दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है व्हाइल साइक्लिंग करते हुए अ स्टूडेंट मीट विद एन एक्सीडेंट इन विच टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हिज राइट हैंड वर डिसलोकेटेड। कि एक स्टूडेंट का क्या हो जाता है? एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसकी दोनों लॉन्ग बोन्स जो है राइट हैंड की वो डिसलोकेट हो जाती हैं। द पॉसिबल रीजन फॉर हिज डिसलोकेशन, तो जो बोन का जो डिसलोकेशन हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है? तो जब लिगामेंट्स ब्रेक होते हैं, ठीक है, जब लिगामेंट क्या होता है? ब्रेक होते हैं, जिस वजह से क्या होता है? बोन का डिसलोकेशन होता है। तो पहला है टेंडन ब्रेक इनकरेक्ट, दूसरा है लिगामेंट ब्रेक इज द करेक्ट आंसर। लेट्स सी टेंडन की बात करें तो एक एक करके डिस्कशन करना है। टेंडन्स क्या होता है? डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो कनेक्ट होते हैं बोन से और मसल से। इज दैट क्लियर? तो ये कैसे होता है? टफ होता है, इनइलास्टिक होता है और नेचर में फाइब्रस होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो दो लॉन्ग बोन्स थी हैंड की वो डिसलोकेट हुई थी क्योंकि टेंडन ब्रेक उसमें पॉसिबल नहीं था, क्योंकि क्या ब्रेक हुआ था? लिगामेंट। ठीक है, स्केलेटन मसल्स टिश्यू आर क्लोजली अटैच्ड होते हैं स्केलेटन बोन से और एक हमारी बॉडी के स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। स्केलेटन मसल्स जो कनेक्ट होते हैं बोन्स किसके थ्रू? बाय टेंडन्स के थ्रू। और ये क्या क्रिएट करते हैं? दे क्रिएट ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स इन रिलेशन टू वन अनदर। ये एक दूसरे जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन को क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं। तो ब्रेकेज ऑफ स्केलेटन मसल्स, जब ब्रेकेज होता है स्केलेटन मसल्स का तो कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसलोकेशन ऑफ बोन्स एज बोन्स आर जॉइंड बाय लिगामेंट्स। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट एरोलर टिश्यू क्या है? आर द लूज कनेक्टिव टिश्यू जो प्रेजेंट होता है बीनीथ द स्किन। ये क्या करते हैं? ये भी एक सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं एपिथेलियम को, हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करते हैं और टिश्यू रिपेयर में भी ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कंसीडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट। पहली है ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा एंड थैलोफाइटा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है क्लासेस ऑफ प्लांट जिनके पास क्या होते हैं? स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर आर। किस किस के पास होते हैं? तो वो होते हैं जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स के पास। किस किस के पास होते हैं? जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट। तो उस केस में जो बी और सी ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन क्या हो गया? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहला है एवीज के पास क्या होते हैं? फेदर, जो बॉडी को कवर्ड करते हैं। फॉरलिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स एंड ब्रीथ थ्रू लंग्स, तो ये बात तो सही है। दूसरा है एवीज जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं, एगलिंग होते हैं और उनके 4 चैम्बर्ड हार्ट, ये भी सही है। एम्फीबियन फिशेस और रेप्टाइल्स ये ओविपेरस होते हैं, तो ये ओविपेरस नहीं होते। मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर वीवीपेरस, जो मोस्ट ऑफ द मैमल्स होते हैं वो वीवीपेरस हैं, तो ये भी बात सही है। तो इस केस में जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ए, बी और डी। तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आर.एच. विटेकर ने क्या दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था 5 किंगडम्स में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे और एनिमेलिया। ठीक है, एनिमेलिया को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। ठीक है, फाइलम में जैसे पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, स्टेनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एसएल-हेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकिनोडर्मेटा, हामिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। तो फाइलम कॉर्डेटा को इन्होंने फर्दर डिवाइड किया इनटू 3 सब फाइलम में, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। ठीक है, और सब फाइलम वर्टिब्रेट फिर अगेन क्लासिफाई इनटू पीसेस, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज और मेमेलिया। ठीक है, ओविपेरस एज वी ऑल नो ऐसे एनिमल्स जो एग ले करते हैं, और विविपेरस जो क्या देते हैं? जन्म देते हैं, गिव बर्थ टू यंग वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग द ट्रू फिश इज, कि इनमें से कौन सी ट्रू फिश है? तो पहला ऑप्शन है डॉग फिश। डॉग फिश का कॉमन नेम क्या होता है? स्कॉलीडोन। इज आई क्लियर? डॉग फिश का जो कॉमन नेम होता है दैट इज स्कॉलीडोन्स, और ये क्या है? ये वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स, और यही क्या होती है? यही ट्रू फिश है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। बाकी जेलीफिश, सिल्वरफिश, स्टारफिश, ये तीनों क्या है? तीनों इनवर्टिब्रेट्स। लेट्स सी। ठीक है, तो एज वी ऑल नो कि द फाइलम कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेट इंक्लूड, फाइलम कॉर्डेटा में और वर्टिब्रेट्स में क्या आती है? ट्रू फिशेस आती हैं। तो फिशेस बिलोंग करती हैं सुपर क्लास स्पीसीज से। ठीक है, टू बी अ ट्रू फिश तो इनके पास क्या होते हैं? मस्ट हैव फिन्स, गिल्स एंड अ वर्टिब्रा। मतलब क्या होते हैं? डॉग फिश आज वर्टिब्रेट है, तो मतलब उनके पास क्या होती है? बैकबोन होती है। दैट बिलोंग टू द कॉन्सेप्ट फाइलम से बिलोंग करते हैं कॉर्डेटा, और इनकी सब क्लास को क्या कहते हैं? कॉन्ट्री थाइस इन क्लास, जिसमें आती हैं पीसेस। ठीक है, डॉग फिश आर कार्टिलेजिनियस फिश है, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेजिनियस स्केलेटन प्रेजेंट होते हैं। डॉग फिश का जो कॉमन नेम है दैट इज स्कॉलीडोन। दे आर मोस्टली मेराइन फिश है दैट हैव द कैपेसिटी, इनके पास कैपेसिटी होती है कि अपने बॉडी टेम्परेचर को क्या कर ले? रेगुलेट कर ले। उसके बाद गिल स्लिट्स आर जनरली, इनके पास 5 पेयर होते हैं। हार्ट इज 2 चैम्बर्ड विद 1 यूरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। आफ्टर दैट जेलीफिश, स्टारफिश और सिल्वरफिश, ये तीनों ही क्या है? तीनों ही इनवर्टिब्रेट है, बट ये बिलोंग करते हैं कौन से फाइलम से? ये करते हैं सीलेंट्रेटा से। ठीक है, स्टारफिश करती है एकिनोडर्मेटा से, और सिल्वरफिश करती है आर्थ्रोपोडा से। ठीक है, इन जेलीफिश में फिन्स और गिल्स एब्सेंट होते हैं, इसलिए ये ट्रू फिश नहीं है। और जेलीफिश का जो कॉमन नेम होता है दैट इज यूरेलिया, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्टारफिश ये भी इनवर्टिब्रेट है, कौन से फाइलम से बिलोंग करते हैं? एकिनोडर्मेटा, और इनका जो कॉमन नेम होता है दैट इज एस्टेरियस। ठीक है, आफ्टर दैट सिल्वरफिश ये भी इनवर्टिब्रेट है, ये भी क्या है? सिल्वरफिश इज एक इंसेक्ट है, और ये भी ट्रू फिश नहीं है। इज दैट क्लियर? आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 4 कॉमन गैसेस नेमली ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। इस टेबल के अकॉर्डिंग बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो सबसे पहला दैट इज प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, अच्छा प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम और एसिडिक ऑक्साइड। तो हमें एक चीज पता है, जो प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का दैट इज इन रेस्पिरेशन, जो बाय प्रोडक्ट होता है वो कौन से होता है? H2O एंड CO2, H2O एंड CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबक्शन। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबक्शन। अब बात करें क्लोरीन की, ये हाईली इफेक्टिव मेथड है फॉर डिसइंफेक्शन, तो इसे हम यूज करते हैं यूज इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। और एसिडिक ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। एज वी ऑल नो, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड इज एन
एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो बात करें फर्स्ट की, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन है कार्बन डाइऑक्साइड सही है, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन ये भी सही है, बट यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑक्सीजन दैट इज इनकरेक्ट। अब आ जाओ सेकंड ऑप्शन पे, कार्बन डाइऑक्साइड सही है, अब यहाँ था कार्बन मोनोऑक्साइड तो ये भी गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन में प्रोडक्ट क्या था कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी करेक्ट, बचा क्या डी ऑप्शन, तो लास्ट जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर की जो प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड, यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम क्लोरीन और एसिडिक ऑक्साइड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है द pH of water sample collected from a river was found to be acidic in the range of 3.4 to 4.6 कि वाटर का सैंपल कलेक्ट किया गया रिवर से और वो पाया गया वो बहुत ज्यादा एसिडिक है जिसकी वैल्यू 3.4 टू 4.6 ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वहां पर आसपास क्या है बहुत सारी फैक्ट्रीज है जहां पर क्या आ जाता है डिस्चार्जिंग एफिलेंट इन द रिवर। ठीक है, द एफिलेंट पॉल्यूटिंग वो क्या कर रहा है रिवर को पॉल्यूट कर रहा है, डिस्टर्बिंग कर रहा है, पीएच ऑफ वाटर आर लाइकली टू बी ऑफ। तो पहला है सोप एंड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री होगी, नहीं ये सोप तो बेसिक होता है दैट इज इनकरेक्ट, लेड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री और यही ऑप्शन क्या होगा दैट इज द करेक्ट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है in the following food chain if the energy available to the organism of the fourth tropic level is 15 joule कि इस फूड चेन के अंदर जो एनर्जी अवेलेबल है ऑर्गेनिज्म की ऑफ द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल दैट इज 15 जूल, द एनर्जी मेड अवेलेबल बाय द प्रोड्यूसर फॉर द ऑर्गेनिज्म टू द इमीडिएट नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल इज, तो उत्पादक द्वारा तत्काल अगले ट्रॉपिक स्तर के जीवों के लिए उपलब्ध कराई गई ऊर्जा क्या है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो बात की गई है द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द एनर्जी मेड अवेलेबल फॉर द सेकंड ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, ग्रासहोपर ना कि फर्स्ट की, प्रोड्यूसर की नहीं पूछी गई, किसकी पूछी गई है सेकंड ट्रॉपिक लेवल की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने 10% लो पढ़ा होगा। ठीक है, जो 10% लो होता है इसमें क्या होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड चेन के अंदर, लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन फूड चेन। और बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि ये लॉ दिया किसने था, तो रेमंड लिंडमैन ने 10% लॉ दिया था। इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। इज दैट क्लियर? जो 10% एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में। ठीक है, तो एनर्जी जो गिवन है फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की वो है 50 जूल। ठीक है, जो एनर्जी एट द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज 10 टाइम ग्रेटर देन द प्रीवियस लेवल, तो 10 टाइम्स क्या होगी वो ग्रेटर होगी, तो उसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 150 जूल। सेकंड ट्रॉपिक लेवल को फिर से 150 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से कितना जाएगा 1500 जूल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल दैट इज प्रोड्यूसर, लेकिन बात किसकी हो रही थी सेकंड की, विल हैव द एनर्जी 15,000 जूल, तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा करेक्ट आंसर जो होगा सॉरी होगा 1500 जूल। ठीक है, तो देयर इज अ डिक्रीज ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम अलोंग विद द फूड चेन, तो 10% ऑफ द एनर्जी प्रेजेंट हर एक ट्रॉपिक स्टेज में प्रेजेंट होती है और नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में जाती है कि 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, तो जो आपका थर्ड ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल क्या है, दैट इज अ कंबक्शन रिएक्शन, किसका टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है और इसमें एनर्जी रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ये सिर्फ कॉम्बिनेशन है, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है या फिर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ठीक है, मूव करते हैं 23 क्वेश्चन पर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, की कुछ स्टेटमेंट गिवन है, बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है। वेरिएशन इन मिनिमम इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो वेरिएशन होता है जो चेंजेस होता है वो मिनिमम होता है, नहीं हमें तो बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो ये तो गया इनकरेक्ट। दूसरा है चेंज इन जेनेटिक कॉम्पोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, बात तो सही है। दूसरा है ऑल वेरिएशन, जो भी स्पीसीज के अंदर वेरिएशन होता है उनके पास इक्वल चांस होता है सर्वाइवल का, कि जितने भी वेरिएशंस हो रहे हैं स्पीसीज के अंदर क्या उन सबके पास इक्वल चांस होता है वेरिएशन का, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, दूसरा है सिलेक्शन ऑफ वेरिएंट बाय एनवायरमेंटल फैक्टर फॉर्म द बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी प्रोसेस, ये भी सही है। तो इस केस में पूछा है कि द करेक्ट स्टेटमेंट, तो दैट इज बी और डी, तो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो फोर्थ ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इज ताजमहल इज ऑल्सो अ विक्टिम ऑफ पॉल्यूशन विच हैज लीड टू द सेम सफर फ्रॉम मार्बल कैंसर, की ताजमहल भी क्या है प्रदूषण का शिकार है जिसके कारण ये संगमरमर के कैंसर से पीड़ित है, निम्नलिखित में से कौन इसके लिए जिम्मेदार है, तो एज वी ऑल नो कौन था दैट इज एसिड रेन। एसिड रेन, तो पहला है फोटोकेमिकल स्मोक, इनकरेक्ट, स्मोक इनकरेक्ट, एसिड रेन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और फिर से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है।
तो पहला है थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। बात तो सही है, जो थायरोक्सिन है वो क्या क्या रेगुलेट करता है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी। दूसरा है आयरन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, ये बात गलत है, कौन होता है, दैट इज आयोडीन। ठीक है, तो ये तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा है थायरोक्सिन इज कॉल्ड थायराइड हार्मोन, यस थायरोक्सिन को हम क्या कहते हैं, थायराइड हार्मोन, ये भी सही है। थायराइड ग्लैंड को रिक्वायर आयोडीन फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, की जो थायराइड ग्लैंड है उस आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है किस लिए, थायरोक्सिन के सिंथेसिस के लिए। तो इस केस में ए सी डी तीनों ही सही है, थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 है द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड ओव्यूल विद इन स्टाइलर टिश्यू इज ड्यू टू, किसके वजह से होती है, वो होती है कीमोट्रोपिस। पहला ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है इन ह्यूमन बीइंग जो पोस्चर और जो बैलेंस होता है बॉडी का वो कौन किसके थ्रू कंट्रोल होता है, तो वो होता है सेरिबेलम के थ्रू। तो जो फर्स्ट ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। सेरिबेलम के थ्रू क्या होता है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स के अंदर जिसका पोस्चर है और बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय सेरिबेलम। क्वेश्चन नंबर 28 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ये कुछ स्टेटमेंट गिवन है, कुछ स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, किसके बारे में, जो कुछ इवेंट्स कब होते हैं ड्यूरिंग फोटो सिंथेसिस। पहला रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, बात तो सही है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज इनकरेक्ट। अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन, दैट इज लाइट एनर्जी, किसके थ्रू, बाय क्लोरोफिल, ये भी सही है। लाइट एनर्जी का कन्वर्जन किसमें होता है, केमिकल एनर्जी में। तो ए सी डी थर्ड ऑप्शन क्या होगा करेक्ट आंसर। लेट्स सी, तो फोटोसिंथेसिस एज वी ऑल नो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय द हेल्प ऑफ sunlight. Is that clear? Photosynthesis is the process by which green plant and certain organism convert light को किस में convert करते हैं, chemical energy में, उसे हम कहते हैं photosynthesis. Simple definition ये कि जो green plants सब अपना खाना खुद बना रहे हैं by the help of sunlight. Another definition is जो green plant और certain other organism है वो light energy को chemical energy में convert करते हैं जिसे हम कहते हैं photosynthesis. जो process होता है photosynthesis का as we all know वो किसकी presence में होता है, वो होता है chlorophyll की presence में। क्लोरोफिल जो कि क्या है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में। अब ये जो होता है ये कहाँ होता है, टेक प्लेस इनसाइड द ऑर्गेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्लेज आर टू मेजर रोल्स दैट आर, कौन कौन से, पहला इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड ऑन दिस अर्थ, एज वी ऑल नो कि हम भी अपने खाने के लिए किस पर डिपेंड है, प्लांट्स और एनिमल्स पर। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमोस्फेयर, और ये किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमोस्फेयर में। अब अलग अलग फेसेस हैं, क्या करता है, अब्जॉर्प्शन करता है लाइट का, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एटीपी का प्रोडक्शन यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का प्रोडक्शन, और कार्बन फिक्सेशन। जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है लीव्स के अंदर वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। फिर ब्रेक डाउन वाटर मॉलिक्यूल किसमें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, और ऑक्सीजन कहाँ रिलीज हो जाता है, इनटू द एटमोस्फेयर। और लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हुई है उसे किसमें कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में। तो प्लांट क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द एटमोस्फेयर थ्रू द स्टोमेटा, और फिर एंटर करते हैं फोटोसिंथेटिक कैल्विन साइकिल, और दिस एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस एंड लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इज दैट क्लियर, कि जो रिडक्शन था कार्बन डाइऑक्साइड का किसमें था, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली है एनर्जी इज एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस, यस लाइफ प्रोसेस के लिए चाहे न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, चाहे सर्कुलेशन हो, कुछ भी है उसके लिए, जितने भी लाइफ प्रोसेस है सबके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये तो सही है। ऑर्गेनिजम्स ग्रो विद टाइम, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या टाइम के साथ ग्रो करते हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो टाइम के साथ ग्रो करते हैं, ये भी बात सही है। देयर इज नो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अमंग सेल, तो दैट इज इनकरेक्ट। ऑर्गेनिज्म रिपेयर एंड मेंटेन देयर बॉडी स्ट्रक्चर, यस, तो ये भी सही है। तो इस केस में ए बी डी थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 है द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो रिसीव करता है बाइल को फ्रॉम लीवर से इज, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31 है विच ऑफ दीज स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है फॉर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। जो पहला ऑप्शन है वो है एलिमेंट्स वर अरेंज ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, की जो एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है वो उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पे किया हुआ है, बात तो सही है। पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। एनोमलीज रिगार्डिंग एटॉमिक मास वर रिमूव्ड, ये भी सही है। नो प्लेस फॉर एलिमेंट येट टू बी डिस्कवर्ड, ऐसा नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट आंसर। पूछा था कि कौन से ट्रू नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन होगा दैट इज द करेक्ट आंसर। तो ये थे कुछ 31 क्वेश्चन जो हमने आज की क्लास में डिस्कस किए। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको डेली वीडियोस मिलती रहेंगी। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।